गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर सेट 1 देख रहे हैं और वो विषय क्या है? विज्ञान। देखिए, हम आपको सामान्य निर्देश बताते हैं। सामान्य निर्देश में कहता है कि सबसे पहले परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। बच्चे से जितना हो सके अपने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, है ना। फिर रहता है कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। टोटल प्रश्न आपका 52 रहेगा, याद रखिएगा, है ना। अब 52 में से दो भाग में ये बांटा हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव का है और एक सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर आपका 30 तक, मतलब 30 ठो टोटल आपका सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। और सब्जेक्टिव आपका कितना हो गया? 22 ठो। तो देखिए टोटल 30 और 22 कितना हो गया? 52 हुआ ना। अब हम लोग टॉपिक चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या कहता है? आगे कहता है कि प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब आपका जो 30 ठो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मतलब MCQ क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दे रखा है। फिर तो प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। और 39 से 46 तक आपका क्या मिलेगा? लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, है ना। मतलब थोड़ा इसका शॉर्ट में आंसर लिखना है। और क्या बोलता है फिर, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर ही देना अनिवार्य है आपको। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेगा। फिर कहता है क्वेश्चन में कि हाँ, प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 5 अंक मिलेगा। देखिए 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब शॉर्ट आंसर लिखना है आपको। वो कितना अंक मिलेगा आपको 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। फिर बोलते हैं यदि अगर 47 से 52 तक है प्रश्न जो दिया हुआ आपका, उनमें से आपको ओनली फॉर 4 क्वेश्चन देना है। 47 से 52 तक हो गया आपका 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन ही देना है। अब 4 क्वेश्चन देना है तो प्रत्येक के लिए 5 अंक आपको मिलेगा। फिर क्या रहता है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब है, हम लोग का टॉपिक है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है तो वो होता है 0 होता है। कितना होता है? 0। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? मतलब बोलता है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो बोलेंगे वह उस वस्तु जो होगी वो C पर होगी। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश तेज गति से चलता है? तो बोलेंगे, याद रखिएगा हमेशा कि किसमें ज़्यादा प्रकाश तेज गति से चलता है? तो वायु में, है ना। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता अगर -4 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 0.25। क्या बोलेंगे? 0.25 मीटर। एक लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो अगर -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी? -0.25 हो गया, नहीं -0.25 होता है। पॉइंट के बाद वाले डिजिट को ना सिंगल सिंगल करके बोला जाता है। -0.25 मीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है? मतलब मानव नेत्र में फोकस दूरी जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है, मतलब बदल जाता है। किसके कारण? तो बोलेंगे सिलियरी मांसपेशी के कारण। सिलियरी मांसपेशी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि दूरदृष्टि दोष को खालिस्तान भी कहा जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अब देखिए क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है बाबू वो होता है ओम। और ओम का सिंबल जानते हैं आप लोग कैसा होता है? ऐसा होता है, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। बोलता है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो बोलेंगे इसका आंसर तो होगा, इसका आंसर किस में? बिजली के बल्ब में। बिजली के बल्ब में। आपको पता है बिजली का बल्ब के बीच में जो वायर होता है ना, बीच में 2 वायर, और इसके बीच में ऐसा ऐसा होता है ना, वो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। पहले जो 10 रुपये का बल्ब आता था ना, वो येलो वाला बल्ब, उसमें ये होता था, टंगस्टन लगा होता था, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कहाँ से निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहाँ से निकलती है, तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, मतलब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, मतलब बहुत अच्छा स्रोत है, तो बोलेंगे सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा, आप अगर सोलर प्लेट अगर चाहेंगे, सोलर प्लेट बैठा करके ना आप बिजली क्या कहते हैं, बिजली का उत्पादन खुद अपने घर में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी भी तरह का क्या होता है, पैसा नहीं चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ मुफ्त का उपहार है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, है ना। देखिए फिर कहते हैं कि रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, मतलब रासायनिक जो समीकरण होता है वो हम कौन से नियम के कारण इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तो इसका आंसर होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम कोई भी रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बैलेंस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए FeCuSO4 रिएक्शन Cu प्लस FeSO4, देखिए क्या हुआ, Fe के साथ क्या हुआ, देखिए Fe प्लस CuSO4 क्या क्या FeSO4 के साथ मिल गया, देखिए FeSO4 हो गया और ये Cu के Cu, तो ये हुआ Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का विक्रिया है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, संयोजन या वियोजन या विस्थापन या द्विविस्थापन, ये विस्थापन विक्रिया, कैसा विक्रिया है, हम इसको बोल सकते हैं विस्थापन विक्रिया, क्योंकि ये एकल विस्थापन, इसका अगर ऑप्शन में रहा आपका एकल विस्थापन विक्रिया, तो आप एकल विस्थापन विक्रिया की लिखिएगा, क्योंकि देखिए Fe के साथ SO4 मिला, Cu तो बेचारा अकेले छूट गया ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये एक जगह विस्थापित किया, इसके साथ मिला, ये Cu को अलग कर दिया गया, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विस्थापन, मतलब एकल विस्थापन विक्रिया भी कहते हैं इसको, विस्थापन विक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, मतलब H प्लस आयन की जो सांद्रता है ना, वो किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, तो हम लोग बोलेंगे जठर रस में। किस में बोलेंगे, जठर रस में। जठर रस में जो होता है वो H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट चलिए, पदार्थ A, B और C तथा D का pH का मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, तो उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। देखिए ए का अगर pH का मान 5 है, बी का pH का मान अगर 8 है, सी का pH का मान अगर 10 है, डी का pH का मान अगर 13 है, तो उसमें अम्ल कौन होगा, तो आपको पता है ना, अम्ल का जो होता है pH का मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। तो बताइए 7 से नीचे यहाँ पे कौन है बाबू, तो 5 है, 5 है ना, 5 है ना बाबू, 7 से 5, तो बोलेंगे ए का pH का मान, ए जो होगा ना वो क्या है, ए आपका अम्ल में है, अम्ल है, क्योंकि इसका pH मान क्या है, 7 से कम है, तो 7 से pH का मान कौन है, 5 है। देखो ए का pH का मान, इसमें ए जो है ना, ए का pH का मान कितना है, ए का pH का मान आपका 5 है, और ये 7 से कम है, 7 से कम है, तो ये क्या हो गया, आपका अम्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, तो बोलेंगे NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे पढ़ेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो बोलते हैं अगर एग्जाम में पूछाएगा ना कि लवण का देखो उपयोग है ना, लवण का उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक में किया जाता है, तो बोलिएगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, तो बोलिएगा आप लोग क्या बोलिएगा, Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 मतलब होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है, उसे एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है Al2O3, Zn होता है ना, जिंक ऑक्साइड होता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दिए गए तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बोलता है ना, तो बोलते हैं इसका आंसर 17 का होगा आपका 2,8, 2,8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका कौन, तो आप इसका आंसर बोलिएगा
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका है क्या है, CH4 या C2H6 या C2H2 या C4H10 क्या है? तो बोलेंगे इसका आंसर आप क्या बोलेंगे कि C2H2 जो ना वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बाबू, कहता है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? प्रकार्यात्मक समूह कौन है इसमें? तो इसका आंसर बोलेंगे क्या, HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसका आंसर बोलेंगे आप क्या, एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड का। फिर बोलता है निम्न दिए गए तत्वों में से संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या लिथियम के बराबर है। इसमें से किसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लिथियम के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे आप? तो आप इसका आंसर बोलेंगे क्या, पोटासियम। किसका? पोटासियम का। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो बोलेंगे क्या, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो बोलेंगे प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। फिर कहते हैं कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है इसमें? तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, फिर से एक बार पढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचक या कहते हैं नियमन करता है? तो कौन नियमन करता है वृद्धि के लिए? तो इसका आंसर हो गया मेरा 23 का आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे थायरोक्सिन, है ना? क्या बोलेंगे? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या था, जो अपने आप होता है, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, इसको आप रोक सकते हैं क्या? आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रित कहाँ से होता है? मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो बोलेंगे मेडुला से। कहाँ होता है? मेडुला से होता है, मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? दिए गए चित्र जो है, ये जो चित्र आपको दिया हुआ है वो किस तरह के क्या बोलते हैं, जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है, किस तरह के जनन को प्रदर्शित करता है? क्या विखंडन, खंडन, पुनरुद्भावन भवन या मुकुलन? क्या करता है बताइए तो इसका आंसर होगा पुनरुद्भावन, है ना, भवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मतलब मनुष्य जो होता है, इंसान जो होते हैं उनका निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? वाहिका में होती है, शुक्रवाहिका में होती है, गर्भाशय में होती है, योनि में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए तो, जल्दी बताइए। तो बोलेंगे अंडवाहिका में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिका में होती है, अंडवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप इसका आंसर बोल भी सकते हैं ना। कहता है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिका हम लिखा है, बताएं भी हम। लेकिन अगर आपका इसमें ऑप्शन अगर रहेगा ना कि फेलोपियन नालिका में, फेलोपियन नालिका अगर रहेगा तो आप फेलोपियन नालिका मारिएगा। लेकिन ये सब तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, है ना, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन में क्या बाबू, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, मतलब किसी भी जीव में कोई भी जो गुण होता है वो प्रभावित किन से होता है? तो किसी भी जीव में कोई भी जो मतलब गुण जो होता है वो प्रभावित होता है पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है। प्रभावित वो किन से होता है? पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है कि कहता है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? फिर से बोलते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, जल्दी बताइए तो बोलेंगे नाभिकीय विखंडन से। किससे? नाभिकीय विखंडन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। बोलते हैं
हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा, बोलते हैं हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च करती है। बोलते हैं कि हरे पौधे की पत्तियां जो होता है, मतलब हरे पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, जितना भी अगर मतलब सौर ऊर्जा मतलब सूरज की रोशनी वो प्राप्त करते हैं, कितना प्रतिशत भाग वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करते हैं। मतलब पेड़ पौधा जो है जितना सूर्य की रोशनी प्राप्त करती है, उनमें से वो कितना प्रतिशत अपने अपने पौधों के लिए वो खर्च करती है, क्या बोलते हैं, भोजन बनाने में, है ना, भोजन बनाने में। तो बोलेंगे 1%। कितने? मात्र केवल का केवल 1%, समझिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है डियर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के सबसे अधिक लाभदायक होगा। सबसे ज़्यादा लाभदायक कब होगा, किसका प्रयोग करने से सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा? तुमने कागज़ के डिस्पोजल कप का, है ना, कागज़ के डिस्पोजल कप का जब हम लोग प्रयोग करेंगे ना, जिसे देखते हैं कागज़ का डिस्पोजल का कप किसको बोलते हैं? जो भी तुम्हारा अभी जैसे देखिएगा चाय अगर पीते हैं लोग ना, तो उसमें देखिएगा कि कप एक छोटा सा आता है, वो कागज़ के डिस्पोजल कप है ना, डिस्पोजल कप है वो। तो उनके प्रयोग से क्या होता है, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो देखिए गाइज, हम आप लोगों को आज यहीं तक बता रहे हैं, मतलब कि ये आपका पार्ट 1 बना, ठीक है, पार्ट 1 बना रहे हैं आप लोगों का, सेट 1 का पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को अब सब्जेक्टिव आंसर हम आप लोगों को कल बताएंगे, और ये सब्जेक्टिव आंसर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझ गए ना। इसीलिए कल भी आप लोग जुड़ जाइएगा, मॉर्निंग टाइम में ही आप लोगों को कल वीडियो अपलोड कर देंगे, और कल आप लोग देख लीजिएगा। और एक आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि हम जितना भी आपको लिखवाएंगे, है ना, जितना भी आपको लिखवाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरीका है कि आप लोग उसको देख देख करके क्या कीजिएगा, आंसर को लिखिएगा। और क्या कीजिएगा कि एक दिन में क्या कीजिए, प्रत्येक दिन एक जितना लिखवाएंगे उतना को पूरा याद कीजिए। इस तरह क्या होगा, आपको भारी भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक चलते हैं। आज का सफ़र हमारे साथ आप लोगों का यहीं तक था। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।